Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical सर्जिकल नर्सिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दो पार्ट्स में होती है, MSN फर्स्ट एंड MSN सेकंड। तो MSN फर्स्ट में को सेकंड ईयर में और MSN सेकंड को थर्ड ईयर में इंक्लूड किया जाता है। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो MSN फर्स्ट यानी BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर आता है। तो अपन पहले से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की और डिजीज़ देखना चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी स्टूडेंट जो BSc नर्सिंग कर रहा है वो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, लेकिन आपको वेल प्रिपेयर्ड नोट्स और वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस मिल रहे हैं जो कि आपको BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए बहुत काम आ सकते हैं। तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेज, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करें। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर एक डिजीज़ होती है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर नाम की एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। कैसी? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जब बॉडी की खुद की जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है, या फिर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिनके सिमिलर एंटीजन्स अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बॉडी के खुद के एंटीजन्स हैं या बॉडी की खुद की सेल्स हैं उनको एज ए एंटीजन रिसीव करते हैं और फिर उनके अगेंस्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर दे और उनको किल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नॉर्मली जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजियल इन्फेक्शन होता है, फेरिंजियल या थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए जो एंटीजन बनता है ना, उसके जैसे एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर हार्ट में, जॉइंट्स में, स्किन में, ब्लड वेसल्स में, इन सब में सेम वैसे ही एंटीजन पाए जाते हैं जैसा कि स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीजन होते हैं। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ इन पे भी अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनके पास जो एंटीजन होता है उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीजन के जैसा ही होता है। तो जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा, अब स्पेसिफिकली बात करूँ तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसका जब इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी अपनी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो वो एंटीबॉडीज़ जो ये पार्ट्स होते हैं, हार्ट, जॉइंट्स, स्किन और ब्लड वेसल्स, इनके अंदर सेम वैसा ही एंटीजन होता है जैसा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का होता है। तो वो उसको वो एंटीजन ही मानती है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो उससे जो जनरेट होने वाली बीमारी होती है उसको बोला जाता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्या होता है? इट इज़ ए इन्फ्लामेटरी डिजीज़ दैट कैन डेवलप व्हेन स्ट्रेप थ्रोट या स्कारलेट फीवर इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड। मतलब किसी को इन्फेक्शन हुआ बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस से, उसकी वजह से फीवर आया, स्कारलेट फीवर आया, स्ट्रेप थ्रोट हुआ, तो वो ट्रीट नहीं हुआ और वो कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज़ बनते रहते हैं और वो एंटीबॉडीज़ अपने ब्लड में सर्कुलेट होके और अदर पार्ट्स में चली जाती है और वहाँ पे उनके जैसे ही सेम एंटीजन जो दूसरे होते हैं उन पे जाके अटैक करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे जो है सेलुलर डैमेज या जो फंक्शनिंग है वो अल्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या स्पेसिफिकली ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसका जब अटैक होता है तो उस कंडीशन में ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो ऐसा करती हैं। तो वो होता है रूमेटिक फीवर, जो कि अपनी बॉडी में जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। पर अब हम बात कर रहे हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की, मतलब जो हार्ट में जो डिफेक्ट हो रहा है या हार्ट में जो प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। रूमेटिक वर्ड सब में लगता है, जैसे अगर जॉइंट्स में हो रहा है तो रूमेटिक आर्थराइटिस, हार्ट में हो रहा है तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ऐसे रूमेटिक वर्ड यूज किया जाता है रूमेटिक फीवर से।
तो अपन बात करें अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक फीवर समझ में आ गया। रूमेटिक फीवर एक कंडीशन है जिसके अंदर जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है बाई बीटा हीमोलाइटिक ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। अगर वो लंबे टाइम तक बना रहता है, ट्रीट नहीं होता है, तो उसके जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट होकर बॉडी के अदर पार्ट्स में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो जो अदर एंटीजेंस उसके जैसे प्रेजेंट है उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको क्या बोला जाता है? रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक फीवर का एक पार्ट है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अगर ये जो हार्ट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस जैसे एंटीजन होते हैं उन पे जाके अटैक करना शुरू कर दे, ये एंटीबॉडीज़ जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो उन एंटीजन पे जाके अटैक करना शुरू कर देती है और जो हार्ट के वाल्स होते हैं या एंडोकार्डियम लेयर होती है उसको अफेक्ट करना शुरू कर देती है, जिससे वाल्वुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और हार्ट डिकम्प्रेस या हार्ट का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की बात करें तो डेफिनेशन देखो, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का रिजल्ट होता है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्कारिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द हार्ट वाल्व्स। जो हार्ट के वाल्व्स हैं उनकी डिफॉर्मिटी या स्कारिंग हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो रूमेटिक फीवर की वजह से कॉज हो रही है और ये क्या करती है? जो हार्ट के वाल्व्स की स्कारिंग कर देती है और उनको डिफॉर्मिटी जनरेट कर देती है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रूमेटिक फीवर कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू हार्ट। रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज है वो परमानेंट डैमेज कॉज कर सकती है, इंक्लूडिंग डैमेज हार्ट वाल्व्स और हार्ट फेलियर। अगर हार्ट के वाल्व्स अफेक्ट होंगे, वाल्व्स जैसे स्टेनोसिस हो सकता है या क्लोजर हो गया, परमानेंट क्लोजर हो गया, जैसे स्कारिंग होने की वजह से ओपन क्लोज होना ही बंद हो गया या तो ओपन ही रह गए या क्लोज ही रह गए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हार्ट का फंक्शनिंग अल्ट्रेशन होगा, क्योंकि हार्ट को तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अलग होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अलग होगा, तो उसके बीच के अंदर जो वाल्व्स होते हैं वो क्लोज होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, तो वो फंक्शनिंग अल्ट्रेशन की वजह से जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है वो भी जनरेट हो सकती है। ट्रीटमेंट्स कैन रिड्यूस डैमेज फ्रॉम इन्फ्लामेशन, लेसन पेन एंड अदर सिम्टम्स एंड प्रिवेंट द रीअकरेंस। अगर ठीक हो जाता है तो अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले लिया गया जब थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था तो इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी एपिडेमिक की बात करें तो ये बिटवीन 5 to 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होने के चांसेस होता है। मे बी वैसे एडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। स्ट्रेप थ्रोट इज़ कॉमन, रूमेटिक फीवर इज़ रेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इतना नहीं है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि सोर्ट या थ्रोट इन्फेक्शन एक इतनी नॉर्मल बीमारी समझी जाती है कि इसके बारे में लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते। यार थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशन जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद बात करें कोज और इटियोलॉजी, तो इसका एक सिंगल कोज क्या है? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो कि जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन होता है। और थ्रोट इन्फेक्शन अगर कंटिन्यूसली बना रहा है, लंबे टाइम तक ट्रीट नहीं हुआ, 3 वीक 4 वीक तक अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे भी वो एंटीबॉडीज अटैक करना चालू कर देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर किसी की फैमिली में है तो फैमिली में दोबारा से होने के चांसेस हो सकते हैं, या टाइप्स ऑफ स्ट्रेप बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप बैक्टीरिया वो कोई स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया ग्रुप ए हीमोलाइटिक, तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी इफेक्ट कर सकता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे सराउंडिंग्स अनहाइजेनिक है या किसी की इम्यूनिटी वीक है, तो वो कंडीशंस भी इसकी रिस्क को बढ़ा देती है। तो द ओनली इटियोलॉजिकल फैक्टर इज़ ऑटो इम्यून कंडीशन, जो कि क्यों जनरेट हो रही है? जब थ्रोट इन्फेक्शन होता है, किससे? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन होता है। उस थ्रोट इन्फेक्शन को जब ट्रीट नहीं किया जाता है मोर देन 3 वीक्स तक, तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, वो ब्लड में सर्कुलेट होके हार्ट में, जॉइंट्स में, स्किन में, वहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है
उस एंटीजन पे जाके अटैक करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जो उसे फंक्शनल अल्ट्रेशन है वो जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस जो कि बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले फेरिंजियल इन्फेक्शन होगा, जो कि अगर 3 वीक से ज़्यादा है, मतलब ट्रीट नहीं हुआ है, 3 वीक से ज़्यादा बना हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सेल के जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही इन्फेक्शन होगा। अब इसके बाद ये तो नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन तक का प्रोसेस है कि थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगी, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ थ्रू द ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगी और उस सर्कुलेशन के थ्रू ये कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ तक चले जाते हो। वहाँ पे एक एंटीजन होता है जो कैसा होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकल सेल एंटीजन होता है ना, सेम ऐसा ही एंटीजन होता है कहाँ कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, जॉइंट में और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ या स्किन के अंदर, वहाँ पे सेम ऐसा एंटीजन होता है स्क्वामस सेल एंटीजन के जैसा। तो उसको भी ये स्ट्रेप्टोकोकल सेल एंटीजन ही समझ लेते हैं एंटीबॉडीज़ और वहाँ पे भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे एंटीजन पहले से प्रेजेंट है, वहाँ पे जैसे ही एंटीबॉडी पहुँचेगी वहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वेजिटेशन फॉर्मेशन, वेजिटेशन मतलब कोई नई या कोई डिफॉर्मिटी बन हो जाती है, डिफॉर्मिटी या कोई न्यू स्ट्रक्चर या कोई नई डिफॉर्मिटी जनरेट हो जाती है, जैसे कोई एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ हो गई, कोई ऐसी ग्रोथ हो गई जो जैसे स्टेनोसिस हो गया, तो कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ हो जाती है तो उसको बोला जाता है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन फॉर्म हो सकते हैं, वाल्वुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हार्ट के, इसके अलावा कार्डियक डैमेज हो सकता है एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया। पॉलीआर्थराइटिस मतलब बहुत सारे जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है तो पॉलीआर्थराइटिस। कोरिया मतलब अगर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम की सेल्स को डैमेज कर रहा है तो कोरिया का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स, या आपके बिना किसी कंट्रोल के बॉडी मूवमेंट करी जा रही है, उसको बोला जाता है कोरिया। तो वो ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। क्या पैथोफिजियोलॉजी की, सबसे पहले होगा थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन कैसे होगा, जब बीटा स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन होता है थ्रोट में, या फेरिंग्स की बात करें फेरिंग्स में। तो अगर ये 3 वीक से ज़्यादा तक कंटिन्यूसली बना हुआ है तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो बन रही हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चालू हो जाएंगी। तो बॉडी के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल, जॉइंट्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहाँ पे सेम स्ट्रेप्टोकोकल सेल एंटीजन होता है ना, वैसा का वैसा एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो इन सेल्स को भी वही समझ के और उन पे अटैक करना चालू कर देती हैं और उसकी वजह से वेजिटेशन, वाल्वुलर डिसऑर्डर, कार्डियक डैमेज, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी हो गई इसकी। इसके बाद बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के हिसाब से इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बताए गए हैं। एक जोन्स क्राइटेरिया डिसाइड किया गया जिसके अंदर 2 क्राइटेरिया आते हैं, मेजर और माइनर क्राइटेरिया। जो जोन्स नाम के कोई साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 क्राइटेरिया बनाए, एक मेजर क्राइटेरिया और एक माइनर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया के अंदर जो जो कंडीशंस आती है, जैसे कार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है कार्डियक लेयर्स, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये कोई सी भी हो सकती है। तो कार्डाइटिस अगर हो रहा, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट इन्फ्लामेशन, या तो एक सिंगल जॉइंट, या पॉलीआर्थराइटिस मतलब एक से ज़्यादा जॉइंट्स, कोरिया मतलब नर्वस सिस्टम की सेल्स अफेक्ट हो रही हैं और उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं तो कोरिया। इरिथेमा मार्जिनेटम जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं उनको अफेक्ट करती है, उसको बोला जाता है इरिथेमा। नेक्स्ट बात करें इरिथेमा मार्जिनेटम, जिसके अंदर क्या होता है, जो स्किन कलर होता है वो रेडनेस या स्किन पे रेडनेस जैसी आपको देखने को मिल सकती है। और सबक्यूटेनियस नोड्यूल, जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है स्किन की, सबसे पहले एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर एपिडर्मिस होते हैं, उसके अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि आपको बाहर तक शो हो सकते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस के ऊपर भी से भी एक उभार जैसे शो हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको अपन मेजर क्राइटेरिया में इंक्लूड
करते हैं। कार्डाइटिस की वजह से जो सिम्टम्स हो सकते हैं, आर्थराइटिस की वजह से, कोरिया की वजह से या इनकी वजह से जो सिम्टम्स हो सकते हैं, वो सारे सिम्टम्स किस में आएंगे, मेजर क्राइटेरिया में। दूसरी तरफ बात करते हैं माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में सबसे पहले आर्थरालजिया मतलब जॉइंट पेन। अगर जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो उसको बोला जाता है आर्थरालजिया। अगर वो हो रहा है, फीवर हो रहा है मोर देन 38.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। रेज्ड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मोर देन 60 mm ऑफ, अगर 60 mm या इक्वल टू 60 mm है, ESR जिसको बोला जाता है, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, अगर इतनी है तो उसको भी माइनर क्राइटेरिया में इंक्लूड किया जाता है। और साथ में सी रिएक्टिव प्रोटीन जो मैंने पहले भी बताई थी, जब मैंने MI पढ़ाया था, जब मैंने हार्ट फेलियर बताया था, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स क्या होती हैं, जब भी हार्ट में कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है तो इनका अमाउंट बढ़ जाता है। तो अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन का अमाउंट 3 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी माइनर क्राइटेरिया में इंक्लूड किया जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा हो और फर्स्ट डिग्री आर्टीरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, देखिए अपन हार्ट ब्लॉक का एक टाइप है हार्ट ब्लॉक। ये जब मैं हार्ट ब्लॉक पढ़ाऊँगा तब इसमें और डिटेल से बताऊँगा। इसमें क्या होता है, जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, मतलब जो एक्टिविटीज़ ऐसे नोड से स्टार्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, वो वेंट्रिकल तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है, जिसको क्या बोला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। तो इसको जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को इनको 2 क्राइटेरिया में बांटा गया है, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया के अंदर ये सब आते हैं और माइनर क्राइटेरिया के अंदर ये सब आते हैं। अब इनके बेसिस पे अपन पता लगा सकते हैं, जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो देख सकते हैं कि कितना क्या प्रेजेंट है, वो डायग्नोसिस में बताऊंगा मैं आगे। मेजर क्राइटेरिया में जो जो चीज़ें उनको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया, जैसे पॉलीआर्थराइटिस, ए टेम्परेरी माइग्रेटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज जॉइंट्स यूजुअली स्टार्टिंग इन द लेग्स एंड माइग्रेटिंग अपवर्ड। जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं उनका इन्फ्लामेशन अगर स्टार्ट हो जाता है या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अगर उनमें हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पोली आर्थराइटिस। इसके बाद बात करें सेकंड, कार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। मायोकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसकी वजह से हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस हैं उन सबको कार्डाइटिस। नेक्स्ट, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, पेनलेस फिल्म कलेक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर्स और बोन्स एंड टेंडन्स। जो अपने बोन्स और टेंडन्स होते हैं, इनके ऊपर की जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स सबमिट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि आपको रिस्ट पे, आउटसाइड एल्बो पे और फ्रंट ऑफ द नीज पे देखने को कॉमनली मिल सकता है। कहाँ पे, बैक ऑफ द रिस्ट, हथेली के पीछे की साइड, कोहनी पे और घुटने पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें इरिथमा मार्जिनेटा, मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग रेडिश रैश ऑन द स्किन। जो स्किन के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला कोई रेड कलर का रैश, जैसे अपन बात करते हैं रैशेज हो जाते हैं ना, कि ऐसे बॉडी पे रैशेज हो गए हैं, तो रेड कलर का रैश लंबे टाइम तक है तो उसको बोलते हैं इरिथमा मार्जिनेटम। इसके बाद कोरिया की इनवॉलेंट्री रैपिड मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं वो, और रैपिडली मूवमेंट्स हो रही हैं फेस की, आर्म्स की या बॉडी के किसी भी मसल्स की, तो उसको बोला जाता है कोरिया। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको अपन मेजर क्राइटेरिया में इंक्लूड करते हैं। ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशंस की। तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशंस के अंदर सबसे पहले अपन मेजर और माइनर क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है या डायग्नोस किया जाता है कि ये है या नहीं है, या ये रूमेटिक हार्ट डिजीज है या नहीं है। तो अगर 2 मेजर क्राइटेरिया, मतलब 2 ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मेजर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, मेजर क्राइटेरिया में आने वाले 2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर प्रेजेंट हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है। या फिर 1 मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया, या तो दोनों मेजर हों, 2 मेजर हों तो भी पॉजिटिव, और 1 मेजर के साथ 2 माइनर हैं तो भी पॉजिटिव, मतलब कि उस पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है। अगर प्रेजेंट हैं तो अपन उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलेंगे। इसके अलावा सिस्टमिक इलनेस अगर आपको देखने को मिल रही है, या अपन ने CBC करी उसमें ल्यूकोसाइटोसिस, रेस्ट,
रेज DSR या रेज CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि माइनर क्राइटेरिया के अंदर आती है, ये देखने को मिल रही है। कार्डाइटिस देखने को मिल रहा है। चेस्ट एक्सरे करा, चेस्ट एक्सरे की अंदर क्या होता है, जो हार्ट की लेंथ होती है ना, हार्ट की जो विड्थ होती है, वो क्या जब एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे के अंदर आपको दोनों साइड लंग्स दिखते हैं और बीच में एक वाइट सा स्पेस दिखाई देता है। तो दोबारा से बताता हूँ मैं, लंग्स और बीच में स्पेस होता है, ये एक एक्सरे होता है, नॉर्मल एक्सरे। तो यहाँ पे ये हार्ट दिखता नहीं, यहाँ पे वाइट स्पेस दिखाई देता है आपको। तो क्या होता है, जब इस कंडीशन को असेस करने के लिए अगर जो इसकी लेंथ है, हार्ट की लेंथ अगर आधे लंग्स के से ज़्यादा हो जाती है, हार्ट का जो वाइट एरिया आपको देखने को मिल रहा है उसकी लेंथ अगर हाफ ऑफ द लंग्स, जैसे मान लो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इससे कम है, अगर ये इससे ज़्यादा, मतलब जो आधे साइड के लंग्स की जो बिल्कुल मिड से लंग्स के एंड तक की जो लेंथ है, इससे ज़्यादा लेंथ अगर इस हार्ट की आ रही है तो अपन मान सकते हैं कि वहाँ पे एनलार्जमेंट है, या हार्ट एनलार्जमेंट है, या फिर कार्डाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ECG में आपको, जैसे अपन ने बताया AV ब्लॉक, तो ब्लॉक के बारे में, या कोई डिसरिथमिया की कंडीशन हो रही है तो उन सब के बारे में, और इकोकार्डियोग्राफी से आप हार्ट को विजुअलाइज कर सकते हो। उसके अंदर कोई एनलार्जमेंट या कोई और कंडीशन हुई है तो उसका आपको पता चल जाएगा इकोकार्डियोग्राफी में। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में इसका सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट होता है एंटीबायोटिक मैनेजमेंट। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में और अलग अलग प्रोपोर्शन में देते हैं, जिससे कि अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो अगर अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, उसको ट्रीट कर देंगे तो उसकी वजह से बनने वाली एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन रुक जाएगा, और वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो उसकी वजह से फर्दर एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होंगी और वो प्रोसेस वहाँ पे रुक जाएगा। तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, जो फर्स्टली आप शुरू करते हो या एक्यूट फेज में जब होता है, तो उसमें आपको क्या क्या देना है। सबसे पहले बेंजाथायाजीन पेनिसिलिन जी नाम से एक एंटीबायोटिक आती है, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, जिसका कि 1.2 मिलियन यूनिट देते हैं वन टाइम एक्यूटली। मतलब फर्स्ट टाइम जब एक्यूट फेज में हो रहा है तो फर्स्ट टाइम ही अपन 1.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी की दी जाती है। इसके अलावा पेनिसिलिन V 500 मिलीग्राम पर ओरल, PO मतलब पर ओरल, मतलब ओरली दी जाती है ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार 10 दिन के लिए, पेनिसिलिन V। इसके अलावा अमोक्सिसिलिन 1000 mg पर ओरल डेली, दिन में एक ही बार 10 दिन के लिए। और अगर किसी को ये सब पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन से अगर किसी को एलर्जी है, जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं आजकल जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम सिफेलोस्पोरिन, इसकी डोज और फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकती है, मतलब कितनी डोज देनी है, कितनी बार देनी है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वेरी हो सकता है, लेकिन 10 दिन तक आपको ये चलानी है। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन 300 mg पर ओरल ट्वाइस डेली फॉर 10 डेज, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg पर ओरल डेली 5 डेज के लिए, और क्लेरिथ्रोमाइसिन 250 mg पर ओरल ट्वाइस डेली फॉर 10 डेज। तो अगर पेनिसिलिन से एलर्जिक नहीं है पेशेंट तो ये वाला चलेगा, और पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो ये वाला चलेगा। प्राइमरी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मतलब शुरुआत इनसे होगी। फिर इसके बाद सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो इसके अंदर बेंजाथाइजिन पेनिसिलिन जी सेम 1.2 मिलियन यूनिट्स IM, यहाँ पे IM ऐड कर लेना, इसको भी IM ही दिया जाता है, IM एवरी 3 to 4 वीक्स। इसके अंदर एक ही बार दी जा रही थी शुरुआत में, और इसको बाद के अंदर 3 से 4 वीक पे, हर 3 से 4 वीक पे, जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक चलाती रहनी है। वही 1.2 मिलियन यूनिट देनी है IM। इसके बाद पेनिसिलिन V 250 mg पर ओरल ट्वाइस डेली, इरिथ्रोमाइसिन 250 mg पर ओरल, और सल्फाडायाजीन 1 ग्राम पर ओरल डेली। तो ये आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। प्राइमरी फेज के अंदर ये हो जाएगा, और सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस में आपको ये वाली ड्रग्स यूज करते हैं। इसमें भी अगर पेनिसिलिन एलर्जिक है तो इनकी जगह आप ये वाली ही यूज
करोगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा और कुछ चीज़ें जो कि इसको रोकने में हेल्प कर सकती हैं या इस कंडीशन को और ज़्यादा वर्सनिंग होने में या और ज़्यादा खतरनाक होने से रोकने के लिए अपन और क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से ही होगा क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो आप जैसे फीवर के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, अगर किसी को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो एंटीएमेटिक्स, ये सब कंडीशंस वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट सबका होगा। इसके बाद बेड रेस्ट एंड सपोर्टिव थेरेपी। बेड रेस्ट से क्या होगा, जो जॉइंट्स को मूवमेंट्स कम होंगी तो पेन कम होगा और कार्डियक वर्कलोड भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वाल्वुलर डिसऑर्डर से। तो अगर आप ज़्यादा मूवमेंट होगी तो वर्कलोड ज़्यादा होगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा तो हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, हाइपरट्रोफी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अपन बेड रेस्ट को प्रमोट करेंगे जिससे अपने जो जॉइंट पेन है उसको भी ठीक या उसको भी वो भी कम होगा और साथ में अपन कार्डियक वर्कलोड को कम कर देंगे जिससे कि हार्ट पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एस्प्रिन दे सकते हैं जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी और ब्लड थिनर होती है, वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डोज 60 mg पर किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर डे डिवाइडेड इंटू 6 डोज, मतलब 60 mg बॉडी वेट मान लो 70 kg है तो इससे मल्टीप्लाई करके इसको बाई 6 कर देंगे, मतलब 6 डोज में देना है। जैसे मान लो 42 मिलीग्राम हो गया, इसको 6 डोज में देना, तो हर बार कितना देना पड़ेगा आपको, लगभग 700 mg एक डोज के अंदर आपका हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, एडल्ट्स के अंदर 100 mg पर डे पर kg, मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 100 mg पर kg पर डे और मैक्सिमम ऑफ 8 ग्राम, मतलब 8 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे बॉडी वेट ज़्यादा हो इसके हिसाब से ज़्यादा आ रहा हो, पर 8 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना। स्टार्टिंग डोज ये देनी है और बाद में ये चालू रखना है। इसके अलावा बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन है, उसकी 1.2 मिलीग्राम पर kg पर डे इन डिवाइडेड हो जी, मतलब एक साथ नहीं देना है, 2 बार दिन में, 2 बार दिन में, 3 बार ऐसे देना। इसके अलावा सेकेंडरी प्रिकॉशंस मतलब जैसे अवॉइड स्ट्रेप्टोकोकल एंड थ्रोट इन्फेक्शन से बचना अपने को, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसका जल्दी से ट्रीटमेंट लेना है, और लॉन्ग टर्म प्रोफाइलिक्सिस ऑफ एंटीबायोटिक्स अपने को चलाना है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन लेके छोड़ दिया, जब तक डॉक्टर दे रहा है आप कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं लोगे तब तक आपको इससे बचने के लिए लेते रहना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी रह जाता है तो वो वापस ही इन्फेक्शन कोज कर देता है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अदर पार्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अपन में सबसे पहले अपन करते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट में बॉडी टेम्परेचर एंड अदर वाइटल्स को असेस किया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डाइटिस तो नहीं है पेशेंट को, कार्डियक फेलियर तो नहीं है, या कार्डियक अल्ट्रेशंस तो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए असेस करेंगे। अगर क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है तो इसकी वजह से कार्डियक सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, पाल्पिटेशंस हो सकते हैं और चेस्ट टाइटनेस आपको देखने को मिल सकती है। तो इनके लिए असेस करेंगे, जोन्स क्राइटेरिया के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो जो सिम्टम्स प्रेजेंट है उनको असेस करेंगे। टिश्यू परफ्यूजन, क्योंकि अगर हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो मे भी टिश्यू परफ्यूजन कम हो सकता है, तो उसके लिए असेस करेंगे। जॉइंट की मूवमेंट्स और एक्टिविटी की, जॉइंट मूवमेंट करने पे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको असेस करेंगे, और इनके बेसिस पे अपन नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। सबसे पहले इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, रूमेटिक फीवर। तो जब पहले फीवर होगा और उसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है, तो आपका सबसे पहला काम होगा रूमेटिक फीवर को कंट्रोल करना। तो इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, अगर एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस या वाल्वुलर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्योंकि जॉइंट्स पेन कर रहे हैं तो आपको एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी हो सकता है और एंजाइटी भी हो सकती है। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाएंगे, इनके बेसिस पे इंटरवेंशन, और ये अब आपको करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट। थैंक यू गाइस, ये था रूमेटिक हार्ट डिजीज़।
जो कि क्यों होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम रूमेटिक फीवर। और रूमेटिक फीवर क्यों होता है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जब होता है तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ हार्ट में, जॉइंट्स में, स्किन में और ब्लड वेसल्स में सेम उसके स्ट्रेप्टोकोकस जैसा एंटीजन होता है, जिसकी वजह से ये उनको भी वैसा ही समझ लेती है और उन पे अटैक करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। इसके सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर जोन्स क्राइटेरिया, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में जोन्स क्राइटेरिया पूछ लिया जाता है कि उसमें आपको एक दो सिम्टम्स देगा और उसके बेसिस पे पूछेगा कि ये मेजर में इंक्लूड किया जाता है या माइनर में इंक्लूड किया जाता है, या फिर जोन्स क्राइटेरिया किसके डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो किसके लिए यूज किया जाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए या रूमेटिक फीवर के लिए आप बोल सकते हो। तो थैंक यू गाइज, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।